दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मुझे पता है आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पर फिर घबराने की कोई बात नहीं। आज कहानी सुन लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो उसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की कहानी है खूबसूरत रिश्ता। वाह, यह घर तो वास्तव में बहुत खूबसूरत लगता है। आरती ने हरी बेलों से सजे उस बंगले को देखते हुए श्रीकांत से कहा। बंगले के आगे एक बड़ा सा लॉन था जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए थे। एक झूला भी लगा हुआ था जिसके पास गुलाबों की क्यारी थी। आरती इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। अंदर चलकर और देखते हैं, कहते हुए वे दोनों बंगले के मुख्य द्वार पर आ गए। घंटी बजाकर वे दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगे। वे दोनों प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। इस बंगले के मालिक ने उनका विज्ञापन देखकर उन्हें फ़ोन करके अपने बंगले पर बुलाया था। वे अपने इस बंगले को शायद बेचना चाहते थे। कहिए, किससे मिलना है? दरवाज़ा खोलने वाला व्यक्ति अपनी वेशभूषा पर वहाँ काम करने वाला लग रहा था। उनका परिचय पूछने के बाद उन्हें बैठक में ले जाकर उन्हें वहीं बैठा दिया और फिर थोड़ा इंतज़ार करने के लिए कहा। आरती बैठक की सजावट का मुआयना करने लगी। उसे यह बंगला बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। लकड़ी के नक्काशीदार सोफे और मेज के साथ ही कोने में लकड़ी का ही बेहद खूबसूरत स्टूल रखा हुआ था, जिस पर मुरादाबादी पीतल के फूलदान में अच्छे खासे फूल लगे हुए थे। दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी जिसमें पहाड़ों की वादियों का दृश्य उकेरा हुआ था। काफ़ी प्यारा लग रहा था। पहाड़ियों की चोटी पर टिके बादल और घाटियों में देवदार के वृक्ष एकदम सजीव लग रहे थे। पूरी बैठक संपन्नता के साथ गृह स्वामिनी की कलात्मक रुचि को भी दर्शा रही थी। नमस्कार, मेरी आपसे ही बात हुई थी फ़ोन पर। तभी पर्दे को खिसकाते हुए एक बुजुर्ग दंपति बैठक में आए। नमस्कार। जी हाँ सर, आपकी मुझसे ही बात हुई थी। मैं श्रीकांत मेहरा और ये मेरी पार्टनर आरती रस्तोगी हैं। हम दोनों ही साथ में काम करते हैं। श्रीकांत ने तुरंत खड़े होकर उनका अभिवादन किया। आरती भी खड़ी हो गई थी। मुस्कुराते हुए उसने नमस्ते की। मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और यह मेरी पत्नी आरा हैं। कहते हुए बुजुर्ग सज्जन ने उन्हें बैठने का इशारा किया और स्वयं भी उनके सामने वाले सोफे पर वहीं पर पीठ टिकाकर बैठते हुए विक्रम जी ने कहा, जी सर, आप बताइए इसे कितने तक में बेचना चाहते हैं और साथ ही मुझे इस बंगले की जानकारी भी दे दीजिए, सारी जानकारी, ताकि मैं ग्राहकों को सारी बातें अच्छे से बता सकूं। श्रीकांत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहते हुए अपने मोबाइल का नोटपैड खोल लिया और विक्रम जी द्वारा दी गई सारी जानकारियों को उसमें लिख लिया। अपनी साइट पर डालने के लिए मुझे इस बंगले की कुछ तस्वीरें भी चाहिए होंगी। उसे देखने के बाद ही रिस्पॉन्स मिलता है। आरती के कहने पर विक्रम जी ने अपना सिर हिलाते हुए किसी को आवाज़ दी और उसे बुलाया। राजू, यहाँ आओ। उनकी आवाज़ सुनकर वही व्यक्ति सामने आया जिसने उनके लिए दरवाज़ा खोला था। शायद यही एकमात्र नौकर था उनका। राजू, ये लोग बंगले की कुछ तस्वीरें लेना चाहते हैं। तुम इनके साथ जाकर इन्हें पूरा घर दिखा दो। ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए। कहते हुए राजू ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। उठते हुए आरती ने देखा कि आरा जी अपना घुटना सहला रही थी। अरे, तुमने आज दवाई नहीं ली है क्या? तभी दर्द हो रहा है तुम्हें घुटनों में? विक्रम जी ने बड़े ही प्यार से उनसे पूछा। मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं बैठी रहो, ठीक है? और अपनी भी ले आना। आपने भी तो नहीं ली सुबह से दवाई? अब तक नहीं ली है। आरा जी ने भी वैसे ही प्यार से उत्तर दिया। अरे बूढ़ी तुम हुई हो, मैं तो अभी भी जवान हूँ। कहते कहते ही विक्रम जी को खांसी आ गई। हाँ हाँ, साफ दिख रहा है वह तो कितने जवान हो। आरा जी ने प्यार से उल्हाना देते हुए कहा। अब जाओ और जाकर दवा लो अपनी।
उनकी बातें राजू के पीछे जाते हुए श्रीकांत और आरती तक भी पहुंच गई थी। उन्होंने भी सारी बातें सुन ली। एक दूसरे को देखते हुए वे आपस में मुस्कुरा उठे। सर मैडम अकेले ही रहते हैं क्या यहाँ पर? श्रीकांत ने राजू से पूछा। जी हाँ, उनके दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ विदेश में रहते हैं। पहले तो कभी कभी यहाँ आ जाते थे, पर अब तो काफ़ी समय से नहीं आए हैं। राजू उन्हें घर के हर हिस्से को दिखा रहा था। सीढ़ियों के बिल्कुल पास एक कमरा उन्होंने अपने पोते पोतियों के लिए बनवाया हुआ था। ऊपर 4 बड़े बड़े कमरे थे जिनकी बैल्कनी लॉन की तरफ ही खुलती थी। सारा नज़ारा बेहद ही प्रिय था। हर कमरे में बड़े से फ्रेम में विवेक जी के पूरे परिवार की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन सुंदर सजे हुए कमरों में अजीब सी वीरानगी फैली हुई थी। श्रीकांत और आरती अपने मोबाइल से हर कमरे की तस्वीर ले रहे थे। पर्याप्त तस्वीरें लेने के बाद वे बैठक में वापस आ गए। बैठिए राजू, तुम चाय बनाकर ले आओ सबके लिए। आरा जी ने उन्हें आते ही कहा। अरे नहीं मैडम, हम चलते हैं अब, चाय फिर कभी, खामखा आपको परेशानी होगी, अब तो आना जाना वैसे ही लगा ही रहेगा। श्रीकांत ने संकोचवश मना करते हुए कहा, लेकिन आरा जी और विक्रम जी ने उन्हें ज़बरदस्ती रोक लिया और उनसे बातें करने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत दिनों बाद उन्हें कोई बातें करने के लिए मिला था। आरती और विक्रम को भी उनसे बात करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे एक बात बताइए, इतने सुंदर घर को आप भला बेचना क्यों चाहते हैं? अचानक ही आरती के मुंह से यह सवाल निकल गया, जिसे उसने बहुत देर से, काफ़ी देर से रोका हुआ था। श्रीकांत ने आंखों ही आंखों में आरती को झिड़का और उसे घूर कर देखा, लेकिन अब तो बात निकल ही चुकी थी। इतने बड़े घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, बच्चे तो यहाँ आकर रहेंगे नहीं। उन लोगों ने तो अब अमेरिका की नागरिकता भी ले ली है, यानी वे अब वहीं पर रहेंगे। ठंडी सांस भरते हुए विक्रम जी ने कहा। बहुत ही मन से बनाया था इस घर को, यह सोचकर कि सभी एक साथ रहेंगे, घर बच्चों की खिलखिलाहटों से भरा रहेगा। लेकिन पहले बड़ा बेटा अपनी अच्छी जॉब के कारण वहाँ चला गया, उसके बाद छोटे बेटे ने भी काफ़ी सारा प्रयास करके अमेरिका में जॉब हासिल कर ली। शुरू में वे अक्सर यहाँ आते जाते रहते थे, लेकिन बाद में काफ़ी कम आने लगे और फिर घटते घटते उनका आना ना के बराबर हो गया। आरा जी की आवाज़ में दर्द के साथ ही उनकी पलकों पर आंसू भी साफ झलक रहे थे, जिन्हें उन्होंने अपनी साड़ी की कोर से चुपचाप से पोंछ लिया। यह बंगला बेचकर हम चाहते हैं कि किसी फ्लैट में चले जाएं। वहाँ आसपास पड़ोसियों को देखकर मन भी बहल जाएगा। यहाँ तो जल्दी से कोई दिखता भी नहीं, बंगला जो ठहरा। आरती और श्रीकांत के मन भी जैसे भीग गए उनकी बातें सुनकर। उनकी आंखों के आगे उनके अपने माता पिता के चेहरे आते ही उनके मन में यह सुकून भर गया कि भले ही उनकी आमदनी ज़्यादा ना हो, पर वे अपने माता पिता के साथ तो हैं। आंटी, आपकी बहुएं भी तो अपने माता पिता से मिलने नहीं आती क्या? आरती अनजाने में ही आरा जी को मैडम की जगह आंटी कह गई थी। यह एहसास होते ही उसने उनसे माफ़ी मांगकर अपनी भूल सुधारनी चाही, तो आरा जी ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम हमें आंटी या अंकल ही कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी राजू चाय के साथ नमकीन बिस्किट भी वहीं पर टेबल पर रख गया। आरती ने तुरंत उठकर सभी को चाय के कप दिए और अपना कप लेकर बैठ गई। आरती के बैठने के बाद आरा जी ने उन्हें बताया कि उनकी दोनों बहुएं आपस में सगी बहनें हैं। बहुओं के इकलौते भाई भाभी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अपने 8 साल के पोते के साथ उनकी बहुओं के माता पिता यहीं पर आसपास अकेले ही रहते हैं। कितना अच्छा हो अगर वे लोग भी आपके साथ रहें, तो आपको भी कंपनी मिल जाएगी और उनको भी। कहते हुए आरती ने अपनी जीभ दांत से काट ली।
उसे अब एहसास हुआ कि उसने फिर से बिना सोचे समझे अपनी बात कह दी। भारतीय समाज में माता पिता का बेटी दामाद के साथ रहना आसानी से लोग स्वीकार नहीं कर पाते, और यहाँ तो दो समधियों के एक साथ यानी कि एक ही छत के नीचे रहने की बात थी। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी हो रही थी अपनी बात पर। आरती की बात सुनकर विक्रम जी और आरा जी भी हतप्रभ रह गए। श्रीकांत ने भी आरती को घूर कर देखा। बेटा, इस उम्र में किसी के साथ तालमेल बैठाना भी तो बड़ा ही मुश्किल होता है ना। आरा जी ने माहौल को संयत करने की ज़रा सी कोशिश की और फिर उन्होंने कहा, आंटी, मन में इच्छा हो तो सब कुछ हो जाता है। जैसे आपके लिए मुश्किल है वैसे ही उनके लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, एक बार ध्यान दीजिए इस बात पर। एक साथ रहने से आप सभी लोगों की अकेलेपन की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी, आरती ने कहा। श्रीकांत ने माहौल में आए हुए भारीपन को भांपते हुए आरती को चलने का इशारा किया और खुद जल्दी से खड़ा हो गया। अच्छा सर, चलते हैं। मैं ये सभी जानकारियाँ अपने साइट पर डाल दूँगा और जैसे ही कोई अच्छा ग्राहक मिलता है मैं आपको कॉल करता हूँ। श्रीवास्तव दंपति ने विदा देकर उनसे वे दोनों बाहर आ गए। बाहर आते हुए श्रीकांत ने आरती पर अपनी खीज उतार दी। बिना सोचे समझे क्यों बोलती हो हर जगह? हमारा काम मकान बिकवाने का है, केवल इतना याद रखो, समझी तुम? बहुत अनौपचारिक मत बनो, बी प्रोफेशनल आरती, यही सही है। आई नो श्रीकांत, पर मैं उनके अकेलेपन को देखकर पूरी तरह से भावुक हो गई थी, इसी कारण से। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो आरती, पर इस उम्र में अकेले रहना सचमुच बड़ा ही तकलीफ़देह है। लेकिन वे अपने बच्चों के पास जाकर भी तो रह सकते हैं ना। उन्हें उनका पर्सनल मैटर डिसाइड करने दो। हाँ, लेकिन तुमने आंटी की बात सुनी थी ना, क्या कहा था उन्होंने? इस उम्र में तालमेल बैठाने की, इसका मतलब कि वे लोग विदेश के परिवेश में सहज नहीं रह पाए होंगे। शायद इसी कारण वो लोग यहाँ पर अकेले हैं। आरती फिर से अपनी सोच में डूब गई। ऑफिस में आकर उसने अपना लैपटॉप खोला और उस बंगले की तस्वीरों के साथ आवश्यक सूचनाएं और जानकारियां अपनी साइट पर अपलोड कर दी। कुछ लोगों के यह सब पिक्चर्स देखने के बाद बंगला खरीदने में रुचि दिखाई, लेकिन बात पूछताछ से आगे नहीं बढ़ सकी। प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने में काफ़ी समय लगता है। श्रीकांत व आरती अपने अनुभव से यह बात अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी थी। वे विक्रम जी को अच्छे से अच्छा ऑफ़र दिलवाना चाहते थे। उनको फ़ोन करके अपनी कोशिशों के बारे में लगातार बताते रहने के साथ साथ उनका हालचाल भी लेते रहते थे। एक दिन विक्रम श्रीवास्तव जी ने श्रीकांत और आरती को फ़ोन करके अपने साथ रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया अपने बंगले पर। आज कोई भी बहाना नहीं, आज रात का खाना तुम दोनों हमारे साथ ही खाओगे, ठीक है? अब कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हारी आंटी का आदेश है ये। अधिकार पूर्ण दिए गए इस निमंत्रण को वे नकार नहीं पाए। आज कोई खास दिन है क्या सर? श्रीकांत के पूछने पर उन्होंने केवल इतना ही कहा, यही समझ लो। लेकिन कारण बताने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके घर जाने के पहले आरती ने रास्ते से एक फूलों का गुलदस्ता ले लिया। उसे खाली हाथ जाना ठीक नहीं लगा। श्रीकांत, मौका कोई भी हो, फूल हर अवसर की शोभा बढ़ा देते हैं। आरती की बात से विक्रम सहमत था। श्रीवास्तव दंपति के घर में आज काफ़ी रौनक लग रही थी। मुझे लगता है विदेश से इनके बेटे बहू आए हुए हैं, तभी इतनी रौनक लग रही है, आरती ने कहा। हो सकता है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। उनका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह भी हो सकती है। श्रीकांत और आरती लगातार अटकलें लगाते हुए अब बंगले के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। दरवाजे पर ही उन्हें राजू मिल गया। राजू का चेहरा भी उल्लास से भरा हुआ था और वह काफ़ी व्यस्त दिख रहा था। वह उन दोनों को बैठक में ले आया और वहीं पर बैठा दिया।
आ गए तुम दोनों? आओ आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आरा आंटी ने उन दोनों को देखकर खुशी से कहा। उन्होंने देखा कि बैठक में आज काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। सेंटर टेबल पर एक बड़ा सा केक भी रखा हुआ था। इसका मतलब आज किसी न किसी की एनिवर्सरी या फिर जन्मदिन तो ज़रूर है। मैं सही था। श्रीकांत धीरे से आरती के कान के पास से फुसफुसाया। तभी विक्रम जी की आवाज़ ने उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम इतनी देर से जिनका इंतज़ार कर रहे थे वे लोग आ गए हैं। इनसे मिलिए। ये है श्रीकांत मेहरा और ये आरती रस्तोगी। बड़े ही नाटकीय अंदाज से कहते हुए विक्रम जी हाथ पकड़कर उन दोनों को बैठक के बीच में ले आए। वो दोनों थोड़े से हैरान थे। विक्रम जी के इस व्यवहार से बुरी तरह से आश्चर्यचकित थे। वे नासमझी वाले भाव से विवेक जी को ध्यान से देख रहे थे। सर, ये सब हम कुछ समझ नहीं पा रहे, अचकचाते हुए आरती ने पूछा। तो विक्रम जी ने मुस्कुराकर उनसे कहा, आरा आंटी तुम्हारी आंटी हैं और मैं सर। मुझे भी तुम दोनों अंकल कहकर तो पुकार ही सकते हो। और अब यह प्रोफेशनल रिश्ता ख़त्म। पूछो क्यों? क्यों? अचानक ही विक्रम जी गंभीर हो गए और वहीं पर खड़े रहे। क्योंकि अब हम इस घर को नहीं बेच रहे हैं। क्या आपके बच्चे वापस आ रहे हैं? आरती ने बड़े ही उत्साहित होकर कहा। विक्रम जी के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण गहरी मुस्कान आ गई। न जाने क्या बात थी। नहीं नहीं, तो फिर? सर, ओ अंकल बताइए ना। वह इसलिए क्योंकि अब ये सब लोग हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। जानते हो ये लोग कौन हैं? ये हमारे समधी और समधन जी हैं और इनका पोता शुभम बच्चों के कमरे में अपने मित्रों के साथ है और ये सब लोग हमारे पुराने मित्र हैं। श्रीकांत व आरती हैरान हुए जा रहे थे। वे कुछ समझ रहे थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी आरा आंटी ने उनसे कहा, आरती, याद है बेटा उस दिन जब पहली बार तुम यहाँ बंगले पर आई थी? उस दिन तुम अपनी बात कहकर चली गई थी, लेकिन हमने काफ़ी दिनों तक इस विषय पर गंभीरता से सोचा। तब हमें समझ में आया कि हमारे कुछ दोस्त भी तो इसी अकेलेपन के दर्द से लगातार गुजर रहे हैं और चूँकि हमारा घर काफ़ी बड़ा है तो हम सभी एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर। हालांकि यह आसान नहीं था। विक्रम जी ने बात का सूत्र अपने हाथ में ले लिया था। इन सभी को मनाना और फिर समझाना, खास तौर पर हमारे समधी और समधन को, बहुत ही टेढ़ी खीर था। पूछो ही मत कैसे मनाया हमने इनको, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। हम सभी लोग एक साथ घर खर्च में सहयोग करेंगे और मिलजुल कर घर के काम भी करेंगे। अपनी सहायता के लिए हमने राजू के परिवार को भी यहाँ बुला लिया है। उसके बच्चों का दाखिला भी हमने एक बड़े ही अच्छे स्कूल में करा दिया है ताकि उसके फैमिली को भी कोई तकलीफ़ ना हो। शुभम से उसके बच्चों की दोस्ती हो गई है। अभी तक हमने समाज से लिया ही है, अब हम समाज को देना चाहते हैं। समाज को देने की बारी अब हमारी है, क्योंकि अब हम अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। अब हम सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार समाज सेवा के काम भी करेंगे। आरा आंटी की बात सुनते हुए श्रीकांत और आरती के चेहरों पर भी अब मुस्कान आ गई। इसे कहते हैं मुस्कान की डिलीवरी। भाई आरती भी आरती थी। उसने फिर से बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोल दिया, लेकिन इस बार श्रीकांत ने डांटते हुए नहीं बल्कि बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखकर सही मौका देखते हुए हाथ में पकड़ा हुआ फूलों का गुलदस्ता अपने घुटनों पर बैठते हुए आरती की ओर बढ़ा दिया। बैठक तालियों के शोर से गूंज उठी। श्रीवास्तव दंपति का घर खिलखिलाहटों से और खुशियों से भर गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अब तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना? ज़रूर कीजिए प्लीज़। और फिर इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी
कैसी लगी, और कोई और कहानी सुनना चाहे तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।